Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start a new science chapter, that is chapter number 4, cells, structure and functions. तो आज हम देखते हैं हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। चैप्टर नंबर 4, सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स और सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी ऑर्गेनिज्म की, यानी कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो सेल से मिलकर बना है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी की। सेल्स ऐसी हैं जैसे वॉल में ब्रिक्स होती हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं। ठीक है, तो सेल्स को यहाँ पर ब्रिक से कंपेयर किया गया है। जैसे सेल से जैसे ब्रिक से बिल्डिंग बनती है, वैसे सेल से हमारी बॉडी बनी है। तो सेल्स जो है असेंबल हुए हैं हमारी बॉडी बनाने के लिए, इसलिए सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। उसके बाद जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। सेल्स हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में और सरवाइव करने में। ठीक है, और वो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं रिस्पॉन्ड करने में अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, सेल डिपिक्ट करते हैं सारे करेक्टर्स लिविंग थिंग के, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, न्यूट्रिशन हो या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हो। फाइन, तो जो भी हम रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं अपनी एक्सटर्नल सराउंडिंग्स को, वो सेल्स की वजह से ही दे पा रहे हैं। तो जो एग है सेल का, जो एग है एक हैन का, वो एक सिंगल सेल है। वो एग क्या है? वो भी एक सेल ही है। ठीक है, वो एक सिंगल सेल है और वो इतना बड़ा सेल है कि हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो छोटे छोटे हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल। अब सेल डिस्कवर किसने किया, कैसे सेल की डिस्कवरी हुई? तो एक इंग्लिश बोटानिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में एग्जामिन किया एक ड्राई स्लाइस किस चीज का, कॉर्क का। कॉर्क क्या होता है? जो ट्री की बार्क होती है उसका एक पीस लिया उन्होंने और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। सिंपल माइक्रोस्कोप था वो, आज के टाइम जैसा कोई एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे पार्टीशन बॉक्सेस थे, कंपार्टमेंट्स थे, जैसे हनी कॉम्स में होते हैं ना कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो वैसे ही कंपार्टमेंट्स थे। ठीक है, तो हुक ने इन कंपार्टमेंट्स का नाम सेल रखा। ठीक है, जितने भी बॉक्स थे, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो हनी कॉम की तरह ये बॉक्सेस बने हुए हैं, तो हर एक बॉक्स का नाम क्या रखा गया? सेल। तो 1839 में जर्मन बोटानिस्ट थे मैथिस जैकब स्केल्डन और जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे थेओडोर श्वान, जिन्होंने प्रपोज की थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज्यादा सेल के बने हुए हैं। ठीक है, और जितने भी सेल्स हैं वो अराइज होते हैं लिविंग सेल से। ठीक है, दूसरे लिविंग सेल से नए सेल्स बनते हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम सेल डिवीजन, सेल का डिवाइड होना। उसके बाद वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। सेल नंबर, शेप और साइज में क्या वेराइटी है? तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अलग अलग शेप और साइजेस हैं, उनके ऑर्गन्स भी अलग हैं शेप में और नंबर ऑफ सेल भी अलग है। तो नंबर ऑफ सेल, ह्यूमन बॉडी में तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, इतने सारे सेल्स हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अलग अलग शेप्स के हैं, अलग अलग साइजेस के हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं सेल्स के जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक ग्रुप कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सेल का दूसरा ग्रुप कोई और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ऑर्गेनिज्म जो एक या एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं, हम उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, हम उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सारे नेसेसरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फर्क इतना है, वो सिर्फ एक सेल से सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास वही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे सेल्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म। अब हमने ये तो देख लिया कि बहुत सारे सेल्स हैं, अब ये इतने सारे सेल्स बॉडी में ऑर्गेनाइज्ड कैसे हैं? तो जितने भी सेल्स हैं जो सेम साइज के हैं, फंक्शन के हैं, सेम शेप के हैं, वो एक साथ ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, जो सेम टिश्यू है वो एक ग्रुप बना लेता है और वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे नर्व टिश्यू और मसल टिश्यूज टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। नर्व टिश्यू है, शेप में सेम होंगे, फंक्शन में सेम होंगे, तो उन्होंने एक ग्रुप बना लिया अपना। ऐसे ही ऑर्गन क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक या एक से ज्यादा तरह के टिश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं।
ये ऑर्गन्स हम देख सकते हैं, हमारी नेकेड आइज को विजिबल होते हैं, जैसे कि हार्ट, स्टमक, ब्रेन, ये सब क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स है हमारे। एनिमल्स में ये ऑर्गन्स होते हैं, और प्लांट्स में कौन से ऑर्गन्स होते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स जैसे ऑर्गन। तो बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ रहते हैं, एक साथ एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इन ऑर्गन्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम में आपको एक टेबल दी हुई है, फंक्शन क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करती हैं, किसकी हेल्प से करती हैं, मसल एंड स्केलेटल सिस्टम की हेल्प से। प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना होता है। उसके बाद ग्रो, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं साइज में ग्रो करेंगी, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे तभी हमारी बॉडी ग्रो कर पाएगी। और प्लांट में जाइलम फ्लोएम होता है। रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे, और यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और प्लांट ऑर्गन में फ्लावर्स होते हैं। सेंस यानी कि रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई, एक्सटर्नल चीज़ों के रिस्पॉन्स कर एक्सटर्नल चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना, तो इसमें हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और प्लांट सेंस नहीं करते हैं। एक्सक्रीट यानी कि वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है, तो इसमें डाइजेस्टिव, यूरिनरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। प्लांट्स में लीव्स के थ्रू होता है ये वेस्ट रिमूवल। फिर न्यूट्रिशन, इससे जो है फूड प्रोवाइड किया जाता है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है एनिमल्स में, और प्लांट में स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं जैसे लीव्स। फिर ऑर्गन सिस्टम साथ में काम करते हैं और एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स जो है वो भी ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फिर शेप ऑफ सेल, जनरली जो शेप होती है सेल की वो राउंड हो सकती है, स्पेरिकल हो सकती है, elongated लंबी लंबी हो सकती है। कुछ सेल्स लॉन्ग और पॉइंटेड होते हैं दोनों एंड से। ठीक है, स्पिंडल शेप के भी हो सकते हैं। कुछ सेल्स लॉन्ग हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, जैसे नर्व सेल्स जिनको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, वो कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो नर्व सेल जो है मैसेज ट्रांसफर करते हैं, इसलिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, हम अपनी बॉडी मूव कर पाते हैं क्योंकि ब्रेन हमें सिग्नल देता है। तो इसमें हमारी हेल्प कौन कर रहे हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल्स। उसके बाद कंपोनेंट जो है सेल्स के, वो एक मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, एक बाउंड्री होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर सेल के सारे कंपोनेंट होते हैं। मेम्ब्रेन शेप देती है सेल को, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो। सेल जो है एक एडिशनल कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्लांट्स में, और ये शेप और रिजिडिटी देते हैं सेल्स को। उसके बाद टाइप ऑफ सेल, शेप और फंक्शन। अमीबा सेल है, इरेगुलर होता है, इसमें सूडोपोडिया होते हैं यानी कि फॉल्स फीट होते हैं। अमीबा कुछ ऐसा दिखता है ना, इस तरह का, तो इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, इसके फॉल्स फीट है, सूडोपोडिया बोलते हैं हम इसको। तो ये मूव करने में हेल्प करता है और कैप्चर करने में हेल्प करता है फूड को। फिर नर्व सेल इलोंगेटेड और ब्रांच्ड होते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक मैसेज पहुंचाते हैं। रेड ब्लड सेल्स राउंड या स्पेरिकल होते हैं, राउंड होते हैं शेप में, तो ये सरफेस एरिया बनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सके। हमें पता है आरबीसी से ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। मसल सेल्स स्पिंडल शेप्ड होते हैं यानी थिन और लॉन्ग होते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी मूवमेंट दिखा पाते हैं। स्किन सेल्स फ्लैट होते हैं जो हमारी बॉडी को कवर करते हैं। मीजोफाइल सेल्स लॉन्ग और रेक्टेंगुलर होते हैं, ये प्लांट्स में होते हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट को प्रेजेंट होने में हेल्प करते हैं लीव्स में, ताकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा हो, एनहेंस हो। ठीक है, गार्ड सेल्स प्लांट्स में होते हैं, किडनी या बीन शेप के होते हैं, ये ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा की, ताकि प्लांट से ज्यादा पानी लॉस ना हो। नेक्स्ट इज आपको यहाँ पर दिखाई हुई है सारी शेप सेल की, कैसा मसल सेल होता है, कल्चर्ड स्टेम सेल दिखाया है, इंटेस्टाइनल सेल है, ये लिवर के सेल है, ये ब्लड सेल्स है, ये नर्व सेल है, और एक कार्डियक सेल्स है। फाइन। इसके बाद सेल साइज, जो साइज है सेल का वो बहुत छोटा भी हो सकता है, कुछ माइक्रॉन्स का भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया में जिसको हम अपनी आई से नहीं देख सकते हैं, और बड़ा भी हो सकता है जैसे ऑस्ट्रिच का एग, जिसको हम इजिली अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि हमें साइज पता रहे, ताकि और ये जानना बहुत जरूरी है कि साइज का सेल का कोई रिलेशन नहीं होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी साइज से। ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं, हमारी बॉडीज जो हैं ग्रो करती हैं, काफी अच्छी हाइट तक जाती हैं, पर हमारे सेल्स जो होते हैं बॉडी में बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो साइज कट, तो सेल के साइज से ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साइज का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है।
ठीक है, जो साइज है वो डिटरमाइन होता है उसके फंक्शन से कि वो कैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो अब हम सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं कि सेल दिखते कैसे हैं। तो हमें पता है कि सेल बहुत सारे वेरिएशन दिखाते हैं, शेप और साइज में अलग होते हैं, उनमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कॉमन भी होते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, उसमें 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, 3 चीजें कॉमन होती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जैसे प्लांट सेल है, इसमें सेल वॉल है, उसके बाद इसमें वैक्यूल है, इसके बाद इसमें क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, फिर इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का एक चीज है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं सेल का, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आप देख सकते हो एक न्यूक्लियोलस है, फिर इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और यहाँ जो फ्लूइड यहाँ पर रखा हुआ है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फाइन, ऐसे ही एनिमल सेल में भी ये चीज है, यहाँ पर है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या एक्स्ट्रा राइबोसोम्स भी है, सेंट्रियोल भी है और लाइसोसोम्स भी हैं। ठीक है, ये सब सेल के पार्ट्स हैं। अब हम कुछ पार्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक आउटर कवरिंग है सेल की, मेम्ब्रेन है, वॉल है सेल के बाहर जो सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इससे क्या होता है, सेल को सेपरेट करती है दूसरे सेल से, वॉल बना देती है, दो सेल के बीच में एक मेम्ब्रेन बना देती है, तो सेल एक दूसरे से अलग रहते हैं। ये रेगुलेट करती है किसी भी सब्सटेंस की एंट्री या एग्जिट, अगर ये चाहेगा तो एंट्री होगी किसी सब्सटेंस की, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक सब्सटेंस को ये अंदर आने देता है, इसलिए हम इसको सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये सेल की शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन के साथ प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक थिक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि प्लांट को शेप प्रोवाइड करते हैं। ये लेयर सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके क्या फंक्शन होते हैं, ये एडिशनल लेयर है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, प्लांट्स में रिक्वायर्ड होती है ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो बहुत सारी टेम्परेचर वेरिएशन के अगेंस्ट, मॉइस्चर के अगेंस्ट, हाई स्पीड विंड के अगेंस्ट। इनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है क्योंकि मूव नहीं कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ऐसी सिचुएशंस में, तो सेल वॉल जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को। उसके बाद साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है, हम उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, और इन कंपोनेंट्स को हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो कुछ सेल ऑर्गेनल्स और उसके फंक्शन हमने सेल ऑर्गेनल्स डायग्राम में देखी थी, अब हम उनके फंक्शंस भी देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होती है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। गोल्गी बॉडीज भी दोनों में होती हैं, इसमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं, हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, प्रोटीन है, वो गोल्गी बॉडीज ही सिक्रीट करती हैं। इसको हम पोस्ट ऑफिस बोलते हैं सेल का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में मिलता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर ये सिंथेसिस में हेल्प करती है किसी मटेरियल के, स्टोरेज में और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। लाइसोसोम सिर्फ एनिमल्स में मिलता है, इसमें टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम्स होते हैं जिससे फॉरेन बॉडी को इजीली खा जाए, डिसॉल्व कर ले। ठीक है, इसमें ऑटो डाइजेशन होता है, इसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं क्योंकि जब ये भर जाता है तो ये प्लास्ट भी हो जाता है, फट भी जाता है अंदर ही, तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। फिर प्लास्टेड जो कि प्लांट सेल में होती है, 3 तरह के होते हैं प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूक्लियोप्लास्ट। तो ग्रीन कलर जो है क्लोरोफिल का जो आ रहा है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो इसी वजह से होती है। क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें दूसरे पिगमेंट्स होते हैं, दूसरे कलर के पिगमेंट्स होते हैं ग्रीन कलर के अलावा, जैसे फ्रूट्स और फ्लावर्स को जो कलर मिलता है इन्हीं प्लास्टिड से मिलता है। ल्यूक्लियोप्लास्ट ये क्या है, कलरलेस होते हैं, ये बस स्टोरेज का काम करते हैं, स्टार्च, प्रोटीन और फैट स्टोर करते हैं। कलर्ड बॉडीज बोलते हैं हम इसको, या किचन ऑफ सेल बोलते हैं। उसके बाद सेंट्रोसोम एनिमल में मिलता है, जो कि इनिशिएट करता है, रेगुलेट करता है सेल डिवीजन को, इसकी वजह से सेल आगे और डिवाइड होते हैं, नए सेल्स बनते हैं। राइबोसोम्स दोनों में मिलता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, इसको हम फैक्ट्रीज ऑफ सेल भी बोलते हैं। सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में मिलती है, जो कि स्पिंडल बनाती है एक सेल डिवीजन में। ठीक है, थ्रेड में जैसे स्पिंडल बनता है ना, वैसे स्पिंडल बनाती है। वैक्यूल जो है प्लांट सेल में होती है, बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, एनिमल सेल में छोटी छोटी वैक्यूल्स होती है, पर प्लांट सेल में एक बड़ी वैक्यूल होती है जो कि एक्सेस वाटर, यूजफुल मिनरल, पिगमेंट और बहुत सारे सब्सटेंसेस स्टोर करती है। उसके बाद आता है हमारा मेन कंपोनेंट सेल का, जो कि होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक स्क्वामस या ओवल शेप का होता है जो कि साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, सेल होता है, सेल में यहाँ सारे में साइटोप्लाज्म भरा होगा और बीच में क्या होगा, एक
न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ये एनिमल सेल में तो सेंटर में ही होता है, पर प्लांट सेल में साइड में शिफ्टेड होता है, क्योंकि प्लांट सेल में मैंने आपको बताया था बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, तो बड़ी वैक्यूल होने की वजह से ये न्यूक्लियस साइड में शिफ्टेड होता है। पार्ट्स क्या होते हैं न्यूक्लियस के? न्यूक्लियस के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और क्रोमेशन नेटवर्क। तो जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है इसमें जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिसको हम बोलते, ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है इसमें जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर एक वॉल होती है, मेम्ब्रेन होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे न्यूक्लियस की भी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये सर्टेन मटेरियल्स को इन और आउट करने देता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियोलस क्या है? एक स्पेरिकल बॉडी है जो कि न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट है। ये प्रोटीन्स की बनी है और आरएनए की बनी है। आरएनए को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमेशन नेटवर्क क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है। क्रोमेशन डीएनए का बना है, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का बना है और प्रोटीन्स का बना है। जैसे सेल डिवाइड होते हैं, जो क्रोमेशन है ये कंडेंस होता है और क्रोमोसोम्स बनाता है। ये क्रोमोसोम्स में बेसिक हेरिडिटरी यूनिट होती है जीन्स। ठीक है, जीन्स जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाते हैं, तभी बच्चों में कुछ आदतें पेरेंट्स जैसी होती हैं। तो जीन्स जो है वो जेनेटिक करेक्टर्स पास करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को। उसके बाद फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है? न्यूक्लियस सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे ईटिंग, मूवमेंट। ठीक है, ये कंट्रोल करता है सेल डिविजन का प्रोसीजर, रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर, इसलिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम? मेम्ब्रेन। इसलिए हम न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, की ये सेल की ब्रेन है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि होता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर्स, यानी जनरेशन टू जनरेशन ये करेक्टर्स पास करता है। उसके बाद हर स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो फिक्स्ड रहते हैं। उसके बाद कंपैरिजन है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। डायग्राम मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्योंकि एनिमल्स तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं क्लोरोफिल से। वैक्यूल जिसमें बड़ी होती है, इसमें छोटी छोटी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, या वैक्यूल्स होती ही नहीं है। सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल जो है एब्सेंट होते हैं, इसमें सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं, लाइसोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होती है सेल के एक साइड, और यहाँ पर न्यूक्लियस जो है सेंटर में मिलती है सेल के। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का वो डिफरेंट होता है बैक्टीरिया और बाकी ऑर्गेनिज्म में। जो बैक्टीरिया है उसमें न्यूक्लियस ठीक से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है, न्यूक्लियर मटेरियल इधर उधर फैला रहता है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से ऐसे सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, पुराने जमाने के ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं हम उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। इसमें बैक्टीरिया, ब्रूगिन, एल्गी आते हैं। इसके बाद ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मटेरियल अलग से सेपरेट होता है उस मेम्ब्रेन में, हम उसको बोलते हैं यूकैरियोट। ठीक है, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है? ट्रू मेम्ब्रेन और बाउंड न्यूक्लियस इसमें होती है, इसमें नहीं होती है। ये मल्टी सेल्यूलर होता है और ये ज्यादातर यूनिसेल्यूलर में होता है। ठीक है, सेल साइज जो है 10 से 100 सेंटीमीटर का होता है, इसमें 1 से 100 सेंटीमीटर का होता है। इसका एग्जाम्पल है एनिमल सेल और प्लांट सेल, और उसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, एल्गी एंड वायरस। उसके बाद सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। जो ग्रोथ है बॉडी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेल ग्रोथ से। जितने ज्यादा सेल ग्रो करेंगे उतनी ज्यादा हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी। जो ग्रोथ है सेल की उससे सेल साइज में इंक्रीज होता है। एक सर्टेन साइज आने के बाद सेल डिवीजन जो है वो चालू हो जाता है। सेल डिवीजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें फुली ग्रोन सेल, पूरी तरह ग्रोन सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, अपने ही जैसे 2 और सेल्स बनाएगा। सेल डिवीजन कंटिन्यू होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं बॉडी में। जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं बॉडी में, बॉडी भी ग्रेजुअली ग्रो करती है। सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है वुंड को हील करने में, डेड और डैमेज सेल्स को रिप्लेस करने में नए सेल से। जो आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की वो डेड सेल से कवर होती है। एवरेज अडल्ट में लगभग 2 kg डेड स्किन होती है। ठीक है, बिलियंस ऑफ टाइनी फ्रेगमेंट्स होते हैं स्किन के, जो हम रोज लॉस्ट कर देते हैं। जब भी हम भागते हैं, हमारी फिंगर किसी डस्टी टेबल पर रन करते हैं, तो हम बहुत सारी ओल्ड स्किन को शेड करते हैं। तो कंडीशन जैसे कि कैंसर तब आती है जब सेल्स जो है इम्बैलेंस नंबर में डिवाइड करते हैं। ठीक है,
ना न्यू वर्ड सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट किसी ऑर्गेनिज्म की। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल होता है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑर्गन क्या है? स्ट्रक्चर जिसमें एक से ज्यादा टाइप्स के टिश्यूज होते हैं जो हमारी नेकेड आइज को विजिबल होते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? थिन और डेलिकेट मेम्ब्रेन जो कि सेल साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है। सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट थिक लेयर प्लांट सेल्स में। साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है। और सेल ऑर्गेनल्स क्या है? टाइनी टाइनी कंपोनेंट जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। उसके बाद लेट्स रिवाइज। सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी लाइफ का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हैं। सेल्स पहले डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक ने एक सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस के थ्रू। सेल में अलग अलग शेप साइज होते हैं जिनके नंबर भी अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म कौन सा है। बेसिक कंपोनेंट सेल के होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल डिफर करते हैं एनिमल सेल से किसी एस्पेक्ट में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइजोसोम, सेंट्रोम्स, प्लास्टिड, लाइजोसोम्स क्या है? कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं। उसके बाद न्यूक्लियस के बेसिस पर सेल दो टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स। और एक सर्टेन साइज पहुंचने के बाद सेल जो है अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन। Which was the first scientist to observe a live cell? Robert Hooke was the first scientist. Then what features do plant cell have that animal cell lack? तो प्लांट सेल में क्या होता है? उनके पास होती है सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। फाइन। उसके बाद उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज ऑफ इरेगुलर शेप? तो आंसर इज WBC. Which is the organelle that is smaller? Cut. Which of the organelle that is a small structure where proteins are made? So answer is ribosomes. Which organelle function as powerhouse of the cell? So it is mitochondria. Fill in the blanks. The group of similar cells performing specific function is known as tissue. Irregular shape of amoeba due to formation of pseudopodia. Dash is long branch cells that help to control and coordinate working of different parts of body. The answer is neuron. Dash and dash are enclosed within cell membrane. So answer is nucleus and cytoplasm. Thread-like structure present in nucleus of cell is called chromosomes. Dash cells do not have plastids. So answer is animal cells. On basis of cell membrane, organisms are classified into eukaryotic and prokaryotic. The nucleus of cell is surrounded by a membrane called nuclear membrane. Then true false. Some cells have same function to perform while others do not. This is true. New cells are formed on their own. This is true. All organisms, living and non-living, are composed of cells. This is false. Living organisms are composed of cells. Robert Hooke postulated the cell theory. This is false. The organization of cells determines the structure of organisms. This is true. And match the following: amoeba, irregular, red blood cells, round, muscle cells, spindle shape, chloroplast, green color, and cell wall, plant cell. Fine.
So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself, and now we'll meet in our next video. Thank you everyone.